In today's class, we are gonna study Code of Civil Procedure and we are gonna start with the definition clause. तो पहले तो ये कहाँ कहाँ applicable है. First of all, it came into force on first day of January 1909. So you always say no to civil procedure. So remember this date with no 1900 no. So starting with our provision, so it extend to whole of India except state of Nagaland and tribal areas. ठीक है. Then unless there is anything repugnant in the subject, code includes rules. तो देखो CPC का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. तो कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है? कोड और एक्ट में ये डिफरेंस है, जो कोड होता है ना वो एग्जॉस्टिव नहीं होता है. मतलब अब सिविल जो केसेस होते हैं, पहले तो अपन ये देखते हैं क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में क्या डिफरेंस होता है. तो जो सिविल केसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सिविल नेचर के केसेस ये होते हैं जो एक इंडिविजुअल के राइट्स को या लाइबिलिटीज को हार्म कर रहे हैं. कोई भी सिविल रॉन्ग विच इज अफेक्टिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. और जो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स में डील होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम नहीं होता है, एक पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होता है. मान लो पड़ोसी वाले अंकल के घर में अगर चोरी हुई तो आप भी लॉक वगैरह रख के डर के रहेंगे ना. तो इट्स अ क्राइम अगेंस्ट अ सोसाइटी, नॉट एन इंडिविजुअल. और सिविल क्राइम जो होता है, सिविल रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, राइट्स एंड लाइबिलिटीज जिनकी हार्म हो रही है. ठीक है. अब बैक टू आवर क्वेश्चन, कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? जो एक्ट होता है ना वो एग्जॉस्टिव होता है. जो कोड होता है ना, अब क्या क्या केसेस आते हैं, जैसे डाइवोर्स का केस आ गया सिविल के कोर्ट में. अब कौन सा केस आया? प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आ गया. तो वैसे तो अपन के पास इनके एक्ट्स हैं. क्या क्या एक्ट्स हैं? हिंदू मैरिज एक्ट है, अपना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है. बट स्टिल ये कोड में भी इसके जो भी प्रोविजंस दिए हैं, तो इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि बहुत सारे एक्ट से भी डील हो रहे हैं वो सारे टॉपिक्स. तो जो एक्ट होता है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNS एक्ट, BSA एक्ट, तो ये क्या है? ये एक्ट्स हैं. तो एक्ट्स कैन बी एग्जॉस्टिव बट कोड इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. ये एक अम्ब्रेला टर्म है. ठीक है. तो कोड इंक्लूड्स रूल्स. कोड्स में क्या क्या आते हैं? रूल्स भी आते हैं. अब क्या होता है? डिक्री क्या होता है? तो डिक्री होती है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड. कोर्ट जब भी कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन देता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री पास करता है, तो अपना माइंड अप्लाई करके करता है ना. तो एडजुडिकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड. देन सो एज फार regards the court expressing it, conclusively determines. conclusive मतलब conclusion, conclusive मतलब conclusion आ रहा है, उससे conclusion derive हो रहा है. किसके बारे में? राइट्स ऑफ द पार्टीज के बारे में. देन वो राइट्स किससे रिलेटेड है? वो राइट्स रिलेटेड हैं मैटर्स इन कंट्रोवर्सी और द सूट. जो कंट्रोवर्सी में इशू था, केस का जो मेजर इशू था, उससे रिलेटेड अगर कोई भी कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन आया है, कोर्ट ने अपना एडजुडिकेशन लगा के, मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा के कुछ फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया है जो कि कॉन्क्लूसिव है नेचर का, विच इज़ कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस. क्या डिटरमाइन कर रहा है वो?
राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या राइट्स, किसको राइट्स मिलने चाहिए और किसके राइट्स रेस्टिट्यूट होने चाहिए, वापस उसको रिकवर होने चाहिए। एंड किसके बारे में है, मैटर टू द कंट्रोवर्सी, जो इशू है उसके बारे में। देन डिक्री में भी फाइनल और प्रीलिमिनरी और फाइनल। आप एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, ये ए की प्रॉपर्टी है, ये बी की प्रॉपर्टी है। तो बी क्या कर रहा है, अपनी दीवार बनवाया जा रहा है ऊपर तक, अपनी बिल्डिंग खड़ी कर जा रहा है। तो यहाँ सनलाइट आती है। अब क्या हो रहा है कि ए को सनलाइट नहीं मिल पा रही है, तो उसका राइट वायलेट हुआ है। तो ये क्या करता है, कोर्ट जाता है, ये कोर्ट के पास जाता है। तो ये क्या बोलता है कोर्ट से कि अभी आप उसे टेम्पररी एक ऑर्डर पास कर दीजिए, टेम्पररी इंजंक्शन एक पास कर दीजिए, ताकि वो अपनी दीवार बनवाना थोड़े टाइम के लिए तो रुक दे। तो कोर्ट क्या करता है, उसकी बात सुन के एक टेम्पररी इंजंक्शन पास कर देता है। तो यह क्या टेम्पररी इंजंक्शन डिक्री हुई क्या, फाइनल जजमेंट नहीं आया अभी कोर्ट का। तो ये क्या टेम्पररी इंजंक्शन, अभी उसे थोड़े टाइम के लिए रोका गया है। तो क्या ये डिक्री हुई क्या, नहीं, ये डिक्री नहीं हुई। जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाता है कि अब भी दीवार नहीं बनवा सकता और उसे वो दीवार नहीं बनवाएगा और ए को उसके राइट्स मिलेंगे पूरा, तो सनलाइट का राइट मिलेगा। तो क्या हुआ, ये उसका राइट्स ऑफ द पार्टीज इवेलुएट किया कोर्ट ने और ए को उसका राइट दिया। तो ये चीज़ होती है डिक्री। इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। कोर्ट का अगर डिसीजन है तो वो फॉर्मल ही होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑफ एन एडजुडिकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई करके जो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया, which conclusively, which is of conclusive nature, conclusively determines the right of the party, which determines the right of the parties, कि किसको उसका हक मिलना चाहिए in regards to all or any matter in controversy in the suit। जो सूट के कंट्रोवर्सी में जो भी कोर्ट के इश्यूज थे, उसका अगर आंसर कोर्ट ने दे दिया, पूरा डिसीजन सुना दिया उस पर, तो वो होगा डिक्री। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम डिक्री, ये जो टेम्पररी इंजंक्शन है ना, इसको बोलेंगे हम ऑर्डर। और ऑर्डर दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, एवरी डिसीजन ऑफ कोर्ट अपार्ट फ्रॉम डिक्री, कोई भी कोर्ट का डिसीजन अपार्ट फ्रॉम डिक्री, जो फाइनल डिक्री ना हो, उसे ऑर्डर बोलते हैं। तो ये टेम्पररी इंजंक्शन का जो कोर्ट ने इंजंक्शन प्रोवाइड किया था टेम्पररी, वो क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। और जो फाइनल ऑर्डर दिया कोर्ट ने, इंजंक्शन दिया कि इस पे अब भी और दीवार नहीं कर चुनवा सकता और नहीं कर सकता बड़ी, इसका राइट वायलेट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये किस नेचर का हुआ, ये कॉन्क्लूसिव नेचर का हुआ। तो ये क्या हुआ, दिस इज डिक्री। ठीक है। देन एनी एडजुडिकेशन, अब क्या है बोल रहा है ये, प्रीलिमिनरी भी हो सकती है डिक्री और फाइनल भी हो सकती है। अब प्रीलिमिनरी और फाइनल क्या होता है, क्या एक से ज़्यादा डिक्री हो सकती है क्या, तो हाँ, अगर बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं तो एक से ज़्यादा डिक्री कोर्ट पास कर सकता है। देन प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री में जो डिफरेंस होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि अभी कोर्ट ने एक आपके इश्यूज का आंसर आपको मिल गया है, मतलब जो आपका इशू था, ये दीवार बढ़वानी चाहिए और कि नहीं, तो कोर्ट ने हाँ बोल दिया है कि अब बी दीवार और नहीं बढ़ा सकता, पर अभी कुछ उसे इवैल्यूएट करना है इसमें। अब मान लो, इसे किसी और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉप है ए और बी की, एक ही शॉप है।
अब ए बोल रहा है कि मेरी शॉप है, बी बोल रहा है कि मेरी शॉप है, तो अब क्या होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि दोनों को हाफ हाफ शॉप का पार्ट मिलना चाहिए। अब कोर्ट ने ये डिक्री तो दे दी, ये क्या हुई, उसने ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने कि दोनों को हाफ हाफ शॉप का पार्ट मिलना चाहिए, दोनों लड़ाई मत करो और आधी आधी प्रॉपर्टी रख लो, ये कोर्ट का ऑर्डर था। अब कोर्ट को क्या करवाना था, इस चीज़ पे वैल्यूएशन कराना था इस चीज़ का, कि वैल्यूएशन के बाद जो भी अमाउंट है वो डिटरमाइन होगा, तो उसके लिए वैल्यूअर अपॉइंट करना होता है। तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर तो उसने पास कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, प्रीलिमिनरी ऑर्डर, क्योंकि ये क्या हुआ है, फाइनल वैल्यूएशन जब होगा प्रॉपर्टी का उसके बाद फाइनल डिक्री आएगी। अभी क्या हुई है, प्रीलिमिनरी डिक्री पास हुई है कि आपका मेन जो इशू था ना कि ये शॉप किसकी है, उस पे जजमेंट आ गया है कि आधी आधी दोनों की है। अब फाइनल ऑर्डर कब आएगा, जब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, तो ये भी एक डिक्री है, और जब फाइनल ऑर्डर आएगा वैल्यूएशन होने के बाद कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक डिक्री है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रीलिमिनरी डिक्री है, जो आपका ऑलरेडी इशू का तो समाधान हो गया है ना, तो वो प्रीलिमिनरी डिक्री है। फिर बाकी फाइनल ऑर्डर आने में जितनी भी दिन होंगे, उसके बाद जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल ऑर्डर दोनों एक हो जाते हैं। तो ये हो गया फाइनल ऑर्डर। देन एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच, अब कहाँ था, हाँ, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। ठीक है, अब रिजेक्शन और डिसमिसल में क्या डिफरेंस होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, डिसमिसल जो होता है ना वो आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ केस होता है, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है, कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद जब कोर्ट को लगा कि हाँ इसमें कुछ मतलब फैक्ट्स नहीं बन रहे आपके, इसलिए उसे डिसमिस कर दिया कि जाओ कोर्ट का टाइम मत वेस्ट करो, दैट इज़ डिसमिसल। या फिर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ फाइल करने में केस, तो वो होता है डिसमिसल। अब बिफोर द सूट, बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो होता है ना वो रिजेक्शन होता है, कि कुछ भी मान लो कोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट नहीं है, सूट अच्छे से फाइल नहीं हुआ, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, तो वो होता है उसमें कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्शन के बाद क्या आप रीफाइल कर सकते हो, तो हाँ रिजेक्शन के बाद आप रीफाइल कर सकते हो, बट कोर्ट ने एक बार केस डिसमिस कर दिया कि आपका केस ही नहीं बन रहा है, फालतू में कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, तो क्या वापस कोर्ट के पास जा सकता है क्या कोई भी पार्टीज अपना केस लेके, तो रीफाइलिंग नहीं होती है डिसमिसल के बाद, पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बाद रीफाइलिंग हो जाती है। तो ये जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ना, ये भी एक डिक्री होता है, और यही चीज़ ऑर्डर 7 रूल 11 में भी दी हुई है। ऑर्डर 7 रूल 11, इसमें क्या दिया हुआ है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दी हुई। अब ऑर्डर 7 रूल 11 क्या बोलता है कि अगर कोई भी प्लेंट रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन हो और पावर हो रिजेक्शन का, वो रिजेक्ट कर सकता है कोई भी प्लेंट को। क्यों रिजेक्ट कर सकता है, इफ़ इट फेल्स टू डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन रहा हो, कोई डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा हो कॉज ऑफ एक्शन, या फिर वो बार्ड हो किसी लॉ से, इट इज़ बार्ड बाय अ लॉ, या फिर वो अंडर वैल्यूड हो, या फिर इम्प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर 7 रूल 11 भी हो गया आपका साथ ही साथ। तो हमने 3 सेक्शंस कर लिए, 3 प्रोविजंस कर लिए। सेक्शन 2 रूल सब क्लॉज 2, ऑर्डर 7 रूल 11, और क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑर्डर, कि ऑर्डर और डिक्री में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, और क्या इंक्लूड होगा, एक तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री होता है, और क्या चीज़ डिक्री होती है, क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 144। 144 किसकी बात करता है, रेस्टिट्यूशन की बात करता है।
रेस्टिट्यूशन मतलब किसी का राइट रिस्टोर करना। अगर मान लो आपका आपका डोर, अब सीआईडी वाला दया था ना, वो सबका डोर तोड़ देता था, तो आपका डोर उस दया ने धक्का मार के तोड़ दिया। अब आप कोर्ट के पास गए कि मेरा डोर बिना फालतू में तोड़ दिया, तो आप क्या बोलोगे? या तो आप सही करा के दो ये पूरा बोर्ड, आपने उससे पैसे नहीं मांगे, आपने क्या बोला, मेरा डोर सही करवा के दो आप। तो ये क्या हो गया, आप रिस्टोर कर रहे हो अपनी चीज को ना, तो वो होता है रेस्टिट्यूशन। ठीक है। तो 144 क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन रेस्टिट्यूशन, वो भी क्या होता है, डिक्री होती है। रेस्टिट्यूशन के केस में अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसे डिटरमाइन कर रहा है कोर्ट, वो होती है डिक्री। बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन विच एन अपील लाइज एज एन अपील। अब क्या इंक्लूड नहीं करता है डिक्री, क्या क्या चीज़ें डिक्री नहीं होती हैं वो देखेंगे। दो चीज़ें डिक्री हमने पढ़ा, एक तो क्या होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये भी डिक्री में आती है, और एक होता है क्वेश्चन एज टू क्वेश्चन सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन रेस्टिट्यूशन, तो वो भी होती है डिक्री। रिजेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन आर डिक्री, आर रिजेक्शन रेस्टिट्यूशन डिक्री में आती है। ठीक है। तो अब क्या डिक्री में नहीं आता है, व्हाट इज नॉट अ डिक्री, देन एडजुडिकेशन फ्रॉम अपील ऑफ ऑर्डर 104 सेक्शन 104 ऑर्डर 43, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default is not a decree। ये चीज़ दी हुई है हमें सेक्शन 104 ऑर्डर 43 में। क्या बोला है कि any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default। आप क्या डिक्री पे ऑर्डर सॉरी डिक्री पे अपील होती है कि ऑर्डर पे अपील होता है? तो एवरी डिक्री इज अपीलेबल बट नॉट ऑल ऑर्डर्स आर अपीलेबल। जो डिक्री होती है उस पे अपील हो सकता है, बट कोर्ट, अब जैसे आप कोर्ट में गए, आपके एडवोकेट ने आपको बोला कि आप ना बोल दो मैं आज बाहर हूँ जज साहब से, और एडजॉर्नमेंट करवा के आओ, एडजॉर्नमेंट आगे की एक डेट लेके आओ कोर्ट को केस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप गए और एडजर्नमेंट का ऑर्डर दे दिया, आपके दूसरी वाली पार्टी इस पर अपील कर सकती है क्या? तो ऑर्डर पे अपील नहीं होता है, कुछ कुछ ऑर्डर्स पे होते हैं जो हमने सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 में हम पढ़ेंगे, उन ऑर्डर्स में अपील होती है, अपीलेबल होते हैं, बट नॉट ऑल ऑर्डर्स आर अपीलेबल। तो क्या डिक्री नहीं होता है, कोई भी एडजुडिकेशन विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पे अपील विच इज गिवन अंडर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 वो डिक्री नहीं होती है। एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, अब रिजेक्शन तो होता है डिक्री, बट डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट होता है क्या अपील? तो डिसमिसल अपील नहीं, सॉरी डिक्री नहीं होता है। डिसमिसल इज नॉट अ डिक्री। डिसमिसल मैंने आपको बताया क्यों होता है कि केस का मेरिट्स ऑफ द केस पे हो सकता है कि कोई केस नहीं बन रहा है आपका तो डिसमिस कर सकते हैं आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। अगर केस को खारिज किया जाता है तो वो डिसमिस किया जाता है आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, केस डिसमिस होता है। बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है, सूट रिजेक्ट होता है। आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कोर्ट डिसमिस करती है सूट को। तो डिसमिसल जो होता है ना वो नहीं आता है डिक्री में, इट इज़ नॉट अ डिक्री। अब एक्सप्लेनेशन में पूरी डेफिनेशन दी है, डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। अब सूट को पूरा डिस्पोज ऑफ करने से पहले अगर कुछ कुछ प्रोसीडिंग्स बची हैं कोर्ट की
और उससे पहले ही आपके जवाबों का, आपके इश्यूज का आंसर आ चुका है, कंक्लूजन मिल चुका है, कोर्ट उस पर जजमेंट दे चुकी है जिस बारे में सूट है आपका। तो उसलिए उसके अगेंस्ट जो भी ऑर्डर पास हुआ है वो प्रिलिमिनरी डिक्री हो जाएगा। बट अब फाइनल अगर कुछ कुछ छोटी मोटी प्रोसीडिंग्स बची हैं तो वो आनी बाकी हैं, तो उसे बोलेंगे फाइनल डिक्री जब वो आ जाएंगे तो। अब ऑर्डर्स जनरली अपीलेबल नहीं होते हैं, डिक्री अपीलेबल होती है। कुछ कुछ ऑर्डर्स जो मैंने आपको बताया 104 में, वो ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे। अब सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज 2 की डेफिनेशन हमें क्लियर है पूरा। क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ऑफ एन एडजुडिकेशन, कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करके देती है। क्या देती है? कोई कंक्लूजन देती है विच डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज एंड किसके बारे में राइट्स डिटरमाइन करती है? जो भी कंट्रोवर्सी में मैटर चल रहा है उसके बारे में ऑर्डर देती है, कंक्लूसिव ऑर्डर। एंड इट डिक्री में बी प्रीलिमिनरी एंड इट कैन बी फाइनल। व्हाट मे बी अ डिक्री? क्या क्या आता है डिक्री में? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आता है अंडर सेक्शन 144। अब क्या नहीं आता है डिक्री में? तो डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट नहीं आता है, और अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर नहीं आता है। तो दिस इज क्लियर। अब सेक्शन 14 भी देख लेते हैं, 2 क्लॉज 14। हाँ, ऑर्डर क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। डिक्री के अलावा जो भी होता है वो ऑर्डर होता है। देन सब क्लॉज 3, डिक्री होल्डर कौन होता है? कि जिसके भी फेवर में एक डिक्री दी जाएगी वो होगा डिक्री होल्डर। अब हमने वो देखा था कि ए और बी का एग्जाम्पल, कि बी दीवार इतनी बड़ी कर रहा था, ए को सनलाइट नहीं आई थी, तो किसके फेवर में कोर्ट ने डिक्री दिया था? ए के फेवर में। क्या? कि बी ये दीवार और ऊपर नहीं कर सकता है, इसको रेस्टिट्यूशन मिला था कि इसे दीवार तोड़नी पड़ेगी, इसको इसके राइट्स का रेस्टिट्यूशन होगा। तो अब डिक्री होल्डर कौन हुआ? ये जिसके फेवर में डिक्री पास होती है, जो केस जीतता है बोल सकते हैं, या फिर कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है जिसके फेवर में। जो टेम्पररी इंजंक्शन पास हुआ था ना, वो ऑर्डर था, वो किसके फेवर में एग्जीक्यूट हुआ था? ए। तो अब अगर फाइनल जजमेंट नहीं भी आया ना और वो टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है ए को, तब भी ए डिक्री होल्डर कहलाएगा। तो एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, ठीक है। अगर टेम्पररी इंजंक्शन या बीच में कोई भी ऐसा इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दिया है किसी के फेवर में, तो वो भी डिक्री होल्डर कहलाएगा। जिसके फेवर में कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास होती है, अगर ऑर्डर इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन दिया है कोर्ट ने, तो फिर वो भी डिक्री होल्डर कहलाता है जिसके फेवर में दिया है, और डिक्री जिसके फेवर में कोर्ट ने दी है वो भी डिक्री होल्डर कहलाता है। अब ए तो हो गया डिक्री होल्डर, अब बी कौन हुआ? बी हुआ डिक्री डेटर। इसको क्या बोलेंगे? डिक्री डेटर, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दी है, ठीक है। तो 2 क्लॉज 3 और 2 क्लॉज 10 दोनों मिले हुए हैं। ये है डिक्री होल्डर, 2 क्लॉज 10 बोलता है डिक्री डेटर, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर है, तो इससे याद रखना। देन 2 क्लॉज 10 भी देख लो एक बार। Any person against whom a decree has been passed or an order is capable of execution has been made. Then डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? अब लोकल ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ा है कि कोर्ट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। अब इसकी हायरार्की क्या होती है? आपको क्रिमिनल कोर्ट की तो बहुत अच्छे से पता है। सिविल कोर्ट्स की होती है, पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, देन हाई कोर्ट होता है, देन
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। तो ये अब जो ज्यूरिसडिक्शन होता है ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है, इंक्लूड्स लोकल लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। अब जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है ना, वो सिविल कोर्ट्स के पास ही होता है, पर कुछ कुछ केसेस में हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। अगर हाई कोर्ट्स क्या होता है, अगर कोई कोई ऐसा टाइप ऑफ केस है जो हाई कोर्ट के पास जिनकी पावर है उन्हें डील करने की, और वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास गए हैं, तो फिर हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का राइट होता है, मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की लिमिट होती है उनके पास। अब फॉरेन कोर्ट्स क्या होते हैं? फॉरेन कोर्ट्स जो कि कोर्ट्स आउटसाइड इंडिया हैं, एंड विच इज़ नॉट एस्टैब्लिश एंड रन बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे, एंड विच इज़ नॉट रन बाय और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये दो इसकी कंडीशंस हैं, तभी वो फॉरेन कोर्ट कहलाएंगे। फॉरेन जजमेंट क्या होता है? आप 5th और 6th मिले हुए हैं, फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट क्या होता है? जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट्स को बोलते हैं फॉरेन जजमेंट। तो अभी हमने क्या क्या सेक्शंस देखे? सेक्शन 2 क्लॉज 2 सेक्शन क्या बोलता है? डिक्री के बारे में बात करता है। तब हमने ऑर्डर पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। फिर हमने पढ़ा क्या? रेस्टिट्यूशन भी पढ़ लिया बीच में, 144 में, सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है। देन क्या पढ़ा? सेक्शन 104 के बारे में भी थोड़ा सा पता चल गया कि क्या दिया हुआ है उसमें, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो ऑर्डर्स अपीलेबल हैं उसकी। देन 43 में, ऑर्डर 43 में भी यही दिया हुआ है। देन क्या पढ़ा हमने? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में पढ़ा कि क्यों रिजेक्शन होता है, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा डिक्री होल्डर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, जिसके पास डिक्री आएगी वो डिक्री होल्डर। देन डिक्री डेटर कौन होता है? 2 क्लॉज 10 में हमने डिक्री डेटर पढ़ लिया। देन हमने क्या पढ़ा? फॉरेन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फॉरेन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2-4 में, फॉरेन कोर्ट 2-5 में, ठीक है, और फॉरेन कोर्ट का जजमेंट 2 क्लॉज 6 में, ठीक है। इतने सारे सेक्शंस हमने अभी से ही कवर कर लिए। देन गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? एन ऑफिसर appointed by central government to perform any functions expressly imposed by this court on the government pleader and any person acting under the direction of government pleader. तो अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें फंक्शंस या ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए देती है, या फिर उनके अंडर जो भी काम कर रहा है ना गवर्नमेंट प्लीडर के, वो भी गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ए को अपॉइंट किया है कि तू हमारे खिलाफ से, हमारे फेवर में, मतलब जो भी हमारे लिए काम करके हमें रिप्रेजेंट कर। अब इसका एक इंटर्न था बी, अब ये सारा काम इसे डेलीगेट कर देता था। तो अगर बी ने कोई काम नहीं किया, बी भूल गया, तो क्या रिस्पॉन्सिबल बी होगा कि ए होगा? अब इन दोनों की लड़ाई हो गई, ए और बी की, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ों को इन दोनों के बीच में पड़ेगी क्या? इन दोनों की घिसड़ पिसड़ में नहीं, उसके लिए वो भी गवर्नमेंट प्लीडर है ए भी, और बी भी गवर्नमेंट प्लीडर है, क्योंकि ये ए के डायरेक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके डायरेक्शंस में जो काम करता है वो भी गवर्नमेंट प्लीडर ही होता है। देन अब गवर्नमेंट प्लीडर हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि प्लीडर कौन होते हैं, जो कि दिया हुआ है 2 क्लॉज 15 में। ऑर्डर के बाद सीधा प्लीडर कौन होते हैं? एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन अ कोर्ट। इट इंक्लूड्स एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट।
ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो इंटाइटल्ड हैं, जिनके पास अथॉरिटी है टू प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, जो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी और को, उनके फेवर में प्लीड कर सकते हैं, तो वो होते हैं प्लीडर्स। एंड इट इंक्लूड्स वकील, एडवोकेट एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, देन अब जज कौन होता है? पहले हम हाई कोर्ट 7A में हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार का जो भी हाई कोर्ट होगा वो कैलकाटा में होगा। अब लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है, ये पता है किसी को? लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ना, वो केरला में है। देन जज का मतलब क्या है? अब जज का जो मीनिंग है वो बस इतना सा दिया हुआ है, ही इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, अब जजमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? जस्ट इसके नीचे, जज के नीचे 2 क्लॉज 9 में जजमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। द स्टेटमेंट गिवन बाय जज फॉर द ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री। अब पहले डिक्री आती है कि पहले जजमेंट आता है कोर्ट का? पहले कोर्ट डिक्री पास करेगा या जजमेंट पास करेगा? तो पहले कोर्ट जजमेंट पास करता है, उसके बाद डिक्री पास करता है, देन कम्स डिक्री। और ये और कहाँ दिया हुआ है? ये ऑर्डर 33 में भी यही बात बोला है कि पहले जजमेंट पास होगा फॉलोड बाय डिक्री। ठीक है, तो हमने 33 भी देख लिया ऑर्डर। अब क्लॉज 8 में जज की डेफिनेशन है, क्लॉज 9 में जजमेंट की डेफिनेशन है। देन जजमेंट डेटर कौन होता है? एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, हमने देख ही लिया ये। डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है, जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है। आई एम सॉरी इफ आई कॉल्ड इट डिक्री डेटर, आई मस्ट हैव रेड इट रॉन्ग। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? अब एक जना होता है लीगल हेयर, लीगल हेयर, और एक होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब कौन इन दोनों में से बड़ा है? अब लीगल हेयर कौन होता है? अब मेरे पापा, उनका लीगल हेयर कौन है? मैं हूँ। ठीक है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, तो हम क्या है? लीगल हेयर है। बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेरे पापा किसी और को, हम तीनों में से किसी को प्रॉपर्टी नाम ना देके किसी और को नाम के नाम कर देते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, क्योंकि वो उस स्टेट को, उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लीगल हेयर ज़्यादा बड़ा होता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एन अम्ब्रेला टर्म ऑब्वियसली, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बड़ा होता है। अब एक चीज़ हम और पढ़ेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स। एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स मतलब जो बीच में इंटरमीडिएटरी बोल सकते हैं, या फिर डिक्री को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब विल को, अगर किसी ने विल पास करी, विल बनाई कि मेरी प्रॉपर्टी जानी चाहिए ऑर्फनेज को, मेरे बच्चों के पास नहीं जानी चाहिए, तो वो जो उस चीज़ को करवाएगा, विल को एग्जीक्यूट करेगा, वो इंटरमेडल हो जाएगा। विद द एस्टेट ऑफ डिसीज वेयर अ पर्सन स्यूज और इट स्यूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर on whom estate devolves on the death of the party so suing or sued। ठीक है, तो ये हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब जो हमने अपील पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि अपील, जो ऑर्डर्स होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते हैं, जो डिक्री होती है वो अपीलेबल होती है, जनरली ऐसा ही होता है। तो आफ्टर फाइनल डिक्री, जब फाइनल डिक्री पास हो जाती है, फाइनल डिक्री के पास होने के बाद कोई प्रीलिमिनरी डिक्री पे, अब मान लो प्रीलिमिनरी डिक्री पास हुई है, मान लो 1 फेब को,
और फाइनल ऑर्डर पास हुआ है 3 मार्च को। अब अगर मैं इस पे अपील करने जाऊंगी हायर अपीलेंट कोर्ट के पास, तो मैं फाइनल डिक्री पे जाऊंगी अपील करने कि प्रीलिमिनरी डिक्री पे जाऊंगी? तो मैं फाइनल डिक्री पे जाऊंगी, क्योंकि अब प्रीलिमिनरी डिक्री फाइनल डिक्री का पार्ट हो चुका है। मैं जब फाइनल डिक्री पास हो चुकी है तो मैं प्रीलिमिनरी डिक्री पे क्यों ऑर्डर अपील करने जाऊंगी? मैं तो फाइनल डिक्री पे जाऊंगी ना, क्योंकि अब इट्स अ पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी डिक्री, इज अ पार्ट ऑफ फाइनल डिक्री। तो यही चीज बोलती है हमारा सेक्शन 97। सेक्शन 97 सेम यही चीज बोलती है। अब एक और चीज होती है, सेक्शन 96 क्या बोलता है? अपील ऑफ प्रीलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री। तो प्रीलिमिनरी और फाइनल डिक्री पे अपील कर सकते हैं, ये सेक्शन 96 प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों सेक्शन भी हमने देख लिए। अब बैक टू आवर डेफिनेशंस। हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव देख लिया, अब हो गया मीन प्रॉफिट, सॉरी। मीन प्रॉफिट क्या होता है? अब मीन प्रॉफिट क्या होता है मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कि एक प्रॉपर्टी है, वो मैंने रेंट आउट करी किसी को, ठीक है। अब वो पर्सन, उसने ये प्रॉपर्टी किसी और को रेंट आउट कर दी, मान लो राजू को रेंट आउट कर दी। ये काजू ने ये प्रॉपर्टी राजू को रेंट आउट कर दी, ठीक है। अब जो इसका रियल ओनर है वो हूँ मैं। तो मैंने उससे बोला, अब काजू ने मान लो प्रॉपर्टी में मेरा पेमेंट नहीं दिया, मान लो बहुत महीनों से मेरा रेंट नहीं भरा उसने। अब ये काजू जो है वो राजू से तो पूरे प्रॉफिट ले रहा है, रेंट ले रहा है, 12,000 रुपये रेंट ले रहा है, और ये मुझे 10,000 रुपये रेंट पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इस प्रॉपर्टी, जो काजू है ना, वो इस प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजेशन में है, ठीक है। तो ये मीन प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मीन मतलबी। तो काजू क्या है? मतलबी है, वो एक मतलबी प्रॉफिट निकाल रहा है, क्योंकि वो मेरे को पे नहीं कर रहा ना, ऑब्वियसली वो रॉन्गफुल पोजेशन में है, तो मीन प्रॉफिट ले रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया मीन प्रॉफिट, कि कोई भी अगर पर्सन रॉन्गफुल पोजेशन में है और वो प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट भी खा रहा है, मतलब उसे मुझे 10,000 रुपये प्रॉफिट देना है। अब वो काजू से कितने ले रहा है? 12,000 रुपये ले रहा है, तो उसे प्रॉफिट प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट सब ले रहा है उससे। तो ये हो गया मीन प्रॉफिट, ठीक है। वो प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? मीन प्रॉफिट। बट इट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। अब मान लो काजू ने पूरा घर रिनोवेट करवाया था, तो जाके उसे 12,000 से 14,000 रेंट मिलने लगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो उसका इम्प्रूवमेंट कराया उसने प्रॉपर्टी का, तब मिला उसे रेंट ज़्यादा, तो उस इम्प्रूवमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। वो उसको क्या देना पड़ेगा मेरे को? काजू को मेरे को क्या देना पड़ेगा? ओनली प्रॉफिट और उसका इंटरेस्ट। जो 12,000 रुपये उसने राजू से लिए ना काजू ने, उसे मुझे वही देना पड़ेगा 12,000। अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट कराया उसकी वजह से उसका रेंट 12 से 14 हो गया, 14,000 रुपये, तो वो 2,000 रुपये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी वजह से नहीं आया, मैं तो उसे खाली घर दिया था। अगर उसने फर्निश बढ़िया करवा के और आगे रेंट आउट कर दिया 14,000 में, तो वो मैं नहीं ले सकती, उसे सिर्फ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, जितना प्रॉफिट और इंटरेस्ट मैं ओन करती हूँ वही देना पड़ेगा। अब चलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है? डेफिनेशन इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो 13 बोलता है 13 मूवेबल प्रॉपर्टी, 13 किस बारे में बात करते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 13 मूवेबल प्रॉपर्टी, 13 प्रॉपर्टी मूव नहीं हो रहा, 13 मूवेबल प्रॉपर्टी, इससे आप याद कर सकते हो। मेंस प्रॉफिट 12 में दिया गया है। देन
ऐसे करके कुछ कुछ ट्रिक्स बना के यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस कि कौन से क्लॉजेज में है. देन ऑर्डर हमने ऑलरेडी देख लिया है. मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है. देन ऑर्डर क्या होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिग्री. देन अब प्लीडर कौन होता है? तो प्लीडर इज अ पर्सन who is entitled to appear and plead on behalf of another in the court and includes एडवोकेट, वकील, अटर्नी और हाई कोर्ट. कि कोई भी पर्सन जो इंटाइटल्ड है, ऑथोराइज्ड है टू प्लीड फॉर अनदर, वो होता है प्लीडर. अब प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड मीन्स रूल्स बाय, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जो चीज़ रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब की हो. देन पब्लिक ऑफिसर कौन होते हैं? पब्लिक ऑफिसर मतलब जज. जज की डेफिनेशन किस में दी थी? 2 क्लॉज 8. ठीक है. तो 1 + 7 8 और जज की डेफिनेशन 8. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जज इज अ पब्लिक ऑफिसर, ये कौन से सेक्शन में दिया है? तो ये 17 में दिया है. बट जज की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? 2 क्लॉज 8 में दी है. और कौन होता है पब्लिक ऑफिसर? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, देन एनी कमिश्नर और गैजेट ऑफिसर, देन एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बना रहा है, ये सब पब्लिक ऑफिसर है. एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस ऑफ वर्च्यू, देन एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट whose duty it is to prevent offenses, to protect public health. तो ये सब पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं. देन सेक्शन 18 रूल्स. रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर फॉर्म्स कंटेन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 एंड सेक्शन 125. तो ये सेक्शंस वील स्टडी इन आवर अदर वीडियोस. और शेयर इन कॉर्पोरेशन क्या होता है? डीम टू बी स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और साइंड की डेफिनेशन दी हुई है जजमेंट डिग्री में. एंड जजमेंट डिग्री जो होता है उसमें स्टैम्प नहीं होते हैं. नहीं तो जो स्टैम्प्स होते हैं ना वो एज अ साइन भी कंसीडर हो सकते हैं. जो स्टैम्प्स होते हैं ना वो एज अ साइन भी कंसीडर हो सकते हैं. बट एट द टाइम ऑफ जजमेंट और डिक्री स्टैम्प नहीं यूज़, मतलब स्टैम्प ही नहीं यूज़ किया जा सकता है. देयर शुड बी साइन ऑल्सो. तो 17, 18, 19, 20 को लर्न करने का तरीका, पब्लिक ऑफिसर ने रूल बनाया कि शेयर इन कॉर्पोरेशन के लिए पेपर पे तो साइन करना पड़ेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.